गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 15 जुलाई और आज के इस सेशन में 15 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, भारत वैश्विक स्तर पर रहा 135वें स्थान पर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने किया द मेक मोहन लाइन पुस्तक का विमोचन। नारायण कुमार को किया गया जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उत्तराखंड बना नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। CM धामी ने किया शुभारंभ। अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक संवेदनशील का किया गया प्रयोग। नहीं रहे मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति एचेवेरिया, 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित HPV वैक्सीन को DCGI की मिली मंजूरी। सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, ओला ने मेड इन इंडिया लिथियम आयरन बैटरी सेल को किया पेश। भारत के GM डी गुकेश ने जीता गिनोज शतरंज मास्टर का खिताब। गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया नियुक्त। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भाग लिया है। और फिर जो I2U2 ग्रुप है इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। और इसकी जो पहली बैठक हुई है वो डिजिटल माध्यम में आयोजित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार घाना में मालवर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। घाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां सदस्य देश बन गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है और 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी हरमनप्रीत कौर। आगे डिस्कस करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स ये जो एक्सप्रेसवे है ये 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। भारत ने मनामा, बहरीन में एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 22 पदक जीत लिए हैं। और फ्रेंड्स इसका जो आयोजन किया गया था वो बहरीन में किया गया था। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट का उद्घाटन किया गया है पंचकूला, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। सार्वजनिक उद्यम के चयन बोर्ड ने रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है संजय कुमार को। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से किस स्थान पर रखा है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट तो आप सभी याद रखेंगे कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और फ्रेंड जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक रही है 135, यानी कि भारत रहा है 135वें स्थान पर।
आगे डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं इस रिपोर्ट में। तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, सेकंड स्थान पर फिनलैंड है, थर्ड स्थान पर नॉर्वे है, फोर्थ स्थान पर न्यूजीलैंड है और फिफ्थ स्थान पर रहा है स्वीडन। भारत की रैंक आप सभी याद रखेंगे, 135वें स्थान पर भारत रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी इस सूचकांक में, तो इस सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर रहा था। फ्रेंड्स, ये सूचकांक है ना, लैंगिक अंतराल, महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, ये प्रमुख 4 आयामों पर जो 4 आयाम हैं इनके मूल्यांकन पर जारी किया जाता है। 4 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर इसे जारी किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में, जो कि सूचकांक को जारी करता है। तो फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है फ्रेंड्स? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह 1971 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक जो मंच है ना, इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और वैश्विक आईटी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच ने इनसेट और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये कौन जारी करता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2022 विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है वियना, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? तो यूरोप महाद्वीप में है। कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? झारखंड। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो कि हाल ही में जारी की गई थी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत में कौन सा शहर 103वें स्थान पर रहा है? तो मुंबई 103वें स्थान पर रहा है। जबकि जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है ना फ्रेंड्स, तो इस पे जो फर्स्ट स्थान पर रहा है वो रहा है लंदन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 में भारत की शहरी आबादी कहाँ तक हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसमें अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत की जो शहरी आबादी है ना, वो 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस क्लास की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एच.ए. वेरियल अल्वारेज का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर आप सभी एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जापान के जो पूर्व PM थे शिंजो आबे, आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में इन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके बाद इनका निधन हो गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो याद रखेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। साथ ही मैं आपको बता दें कि हाल ही में अल्बानिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति का भी निधन हो चुका है, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर।
जैसा कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का 92 वर्ष की आयु में बांग्लादेश की राजधानी यानी कि ढाका में निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एड्रुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, अंगोला के ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजुर्ग निसानी का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हाल ही में हुए निधन है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हल का भी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है कि ओपेक के किस पूर्व महासचिव का हाल ही में निधन हो गया, तो मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स मैक्सिको के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी मैप में मैक्सिको की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मैक्सिको। ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूएसए। मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की जो मुद्रा है वो मैक्सिकन पैसो है। वर्तमान में जो मैक्सिको है इसके प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि मैक्सिकन ओपन 2022 ये किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने इसे जीत लिया है। एक पॉइंट और याद रखेंगे आप सभी कि एसटीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। जो प्रसिद्ध निधन थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, ये जो पुस्तक है इसे लिखा गया है जनरल जे सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जनरल जे सिंह के द्वारा लिखा गया है। और अब आपको बताना है कि ये मैकमोहन लाइन है, ये भारत से जो किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे कहा जाता है, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को कुछ याद आया होगा, चीन। ठीक है, तो भारत की जो चीन से सीमा लगती है ना, इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ के लाइन से नाम से जानते हैं। जबकि जो अफगानिस्तान से लगती है उसे डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं जनरल जे सिंह। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। साथ ही में गीतांजलि श्री नाम से आपको याद आया होगा कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। इनका जो उपन्यास है ना, सेंड फॉर टॉम, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था फ्रेंड्स? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे, गीतांजलि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। बुक के बारे में आप सभी को बताएं तो यह किताब भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल जे सिंह के अनुभवों और शोधों पर आधारित है। फ्रेंड, जो जनरल जे सिंह है ना, ये कौन थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रक्सिन बॉन्ड है। गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो ये है प्रार्थना बत्रा। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। डिकोडिंग इंडिया
बाबू डोम नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा गया है अश्वनी श्रीवास्तव जी के द्वारा। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो इसे लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसे विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है और इसी के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। फ्रेंड्स अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। कोवैक्स का निर्माण किसने किया था? भारत बायोटेक ने। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। साथ ही में आप सभी को याद होगा, प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल पूनावाला को। और DRDO के बारे में आप सभी याद रख सकते हैं कि 2DG यानी कि कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला 2DG जो पाउडर है, इसका निर्माण किसने किया था? तो DRDO के द्वारा इसे बनाया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इस वैक्सीन का उत्पादन करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो कैंसर का इलाज है वो सस्ता और आसान हो जाएगा। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में CEO हैं वो आधार पूनावाला हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारी आगामी परीक्षा के लिए। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है GEM-COV-19। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है जाइकोव-D, जिसे किसने बनाया है? तो इसे जाइडस कैडिला द्वारा बनाया गया है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि दुनिया का पहला देश कनाडा, जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जो लाई गई है, इसे लागू करने वाला प्राथमिक स्तर पर वो बन गया है उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बन गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसी के साथ बाल वाटिका का भी उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की सरकार द्वारा नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ओल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ओल्ड एंड स्टार सिल्वर जो अवार्ड है ना, ये जापान द्वारा दिया गया है। किस देश द्वारा दिया गया है फ्रेंड? तो जापान के द्वारा नारायण कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स ये नारायण कुमार कौन है? तो ये चेन्नई स्थित सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। याद रखेंगे सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नारायण कुमार हैं। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि नारायण कुमार
कुमार इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। ठीक है, अब जैसे कि भूटान का एक पुरस्कार है जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मालदीव के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर पाकिस्तान के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नगदक पेल गी खोलो। फ्रेंड्स, ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये भूटान का नागरिक सम्मान है, जो कि आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, ये किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो जो हिलाल ए पाकिस्तान है ना, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष है ना, बिल गेट्स, इन्हें सम्मानित किया गया था। स्पोर्ट्स आइकॉन 2022, तो ये मालदीव का पुरस्कार है और ये दिया गया था सुरेश रैना को। सुरेश रैना किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है और स्पोर्ट्स आइकॉन 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था मालदीव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन सेल यानी कि NMC 2170 पेश की है? तो फ्रेंड, जो लिथियम आयरन सेल है ना, बैटरी है, ये पेश की गई है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि ये ओला 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा और ओला के इस आविष्कार से फ्रेंड्स क्या होगा, भारत में लिथियम आयरन बैटरी के आयात पर जो निर्भरता है ना भारत की, वो कम की जा सकती है। अगर इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है ना, तो भारत की जो आयात पर निर्भरता है ना, इसके लेकर लिथियम आयरन बैटरी को लेकर उसमें कमी आ सकती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता है। ओला इलेक्ट्रिक की जो स्थापना की गई थी ना फ्रेंड्स, तो वो 2017 में की गई थी। अब आप लोग कहोगे मैम कि ओला की स्थापना तो 2010 में की गई थी, आप 17 क्यों बता रहे हैं? तो फ्रेंड, जो ओला इलेक्ट्रिक है इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, जबकि ओला की स्थापना की गई थी 2010 में। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। ओला के जो वर्तमान में CEO हैं वो भाविश अग्रवाल हैं और इसका निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो कृष्णगिरी तमिलनाडु में है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि ओला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला था, जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो इसका नाम था ओला एस फर्स्ट प्रो। अगर आपसे पूछा जाए कि खबरों में रहा ओला एस फर्स्ट प्रो क्या है, तो ये ओला द्वारा एक पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है फ्रेंड्स। क्या है? तो ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि ओला द्वारा निकाला गया था, यानी कि ओला का ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईवी चार्जिंग, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? काजा में खोला गया है। काजा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, श्रीलंका के बारे में आप सभी अवगत होंगे और क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाल ही में जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे ना, रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और जो राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो राष्ट्रपति थे ना यहाँ के गोतबाया राजपक्षे, ये कहाँ भाग गए? ये भाग गए मलेशिया। अब क्या है, अब देश में सरकार चलाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो फिर क्या किया गया कि जो रानिल विक्रमसिंघे है ना, इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जबकि ये पहले क्या थे? तो रानिल विक्रमसिंघे PM थे पहले, कहाँ के? श्रीलंका के। लेकिन वहाँ आर्थिक स्थितियां इतनी खराब हो गई कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और गोतबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति थे वो भाग गए कहाँ पर? मलेशिया में। तो अब क्या किया गया है कि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख रहे होंगे, इन्हें अब कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, इससे पहले भी जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, ये 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है।
श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो कि प्रशासनिक राजधानी है, कोलंबो जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक एक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्रयोग किया गया है अमेरिका के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है, जिसमें अमेरिका ने पाया है कि अवरुद्ध आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे में डार्क मैटर हैलो के माध्यम से अक्ष के बाहर की ओर झुकने के कारण को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन में आयोजित गिनोस शतरंज मास्टर टूर्नामेंट ये किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है डी गुकेश ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स पहले स्थान पर तो डी गुकेश रहे हैं, दूसरे स्थान पर रहे हैं ब्राजील के एलेक्जेंडर फियर, जबकि तीसरे स्थान पर रहे हैं स्पेन के पेड्रो एंटोनियो। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। रसोई गैस यानी कि एलपीजी का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? प्रेसिडेंट। भारत में पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। भारत में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952 में। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? फिलिस्तीन को जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? 1947 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया गया था पिंगली बैकैया के द्वारा। झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? सच्चाई और विचारों की पवित्रता का। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स ये तीनों कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? भारत पाक सिंधु जल आयोग की बैठक कहां पर हुई? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।